जय हिंद दोस्तों। हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स में, उसी को आगे बढ़ाएंगे। अम, उसको आगे बढ़ाने से पहले आपके लिए एक बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन हर बार की तरह कि प्लीज़ गो एंड चेक द चैनल प्लेलिस्ट। यू विल फाइंड द हिस्ट्री एंड इकोलॉजी कंप्लीट प्लेलिस्ट, और साथ ही 3 प्लेलिस्ट हम रन कर रहे हैं अभी। आई दृष्टि करंट अफेयर्स, उसके साथ ही इकोनॉमिक्स और जोग्राफी की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी वहाँ पे। नॉट अ कंप्लीट प्लेलिस्ट, वी आर स्टार्टेड रनिंग इट, and people are waiting of this community for the science Ghatna Chakra. Let me make this clear कि just after this Ghatna Chakra we will start with the science only. So just a few more videos of the economics, and then we'll jump on to the science Ghatna Chakra. All right. um, you'll find a little change in the voice today, so please bear with it. If something is not clear, please try to listen to it twice. Actually, it's again a kind of throat infection because of all this traveling stuff and things. Okay, all right. So without wasting the time, let's start with the question 31. ठीक है, तो क्वेश्चन 31 ये बोल रहा है कि वर्ल्ड बैंक हैज़ अनाउंस द अप्रूवल ऑफ लोन्स एंड कंसेशनल क्रेडिट ऑफ $600 मिलियन इन 2007 टू इंडिया फॉर बीफिंग अप इट्स। ओके, तो इन्होंने लोन अप्रूव किया था, कंसेशनल क्रेडिट भी दिया था $600 मिलियन का 2007 में। किस लिए दिया था? रूरल कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को बीफ अप करने के लिए। सो 2 नवंबर 2007 को वर्ल्ड बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। किस लिए? टू प्रमोट द रूरल कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर, जिसके अंतर्गत जो वर्ल्ड बैंक है इट विल ऑफर टू प्रोवाइड अ लोन ऑफ $600 मिलियन इन 4 years. सो इट वॉज फॉर करंट अफेयर्स ऑफ दैट पीरियड। The World Bank has recently sanctioned a loan of $944 million to India. अब recently मतलब फिर अगेन 2007 में ही है। और for which of the following sectors and the for which of the following sectors the loan is not meant for। ठीक है, तो ऊपर क्या था कि वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली साइन किया था 600 मिलियन का सॉरी 600 मिलियन का क्रेडिट, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने सैंक्शन किया है 944 मिलियन डॉलर्स इंडिया के लिए। तो किसके लिए नहीं होगा ये? देखिए, रूरल फाइनेंस सिस्टम के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम और कम्युनिटी बेस्ड वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए है। रूरल रोड्स और सैनिटेशन के लिए ये नहीं है। नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट is being implemented by ICAR with credit assistance from the World Bank. It has got how many components? कितने components हैं इसके नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट के? तो इसके 4 components हैं। It was started by ICAR with the assistance of the World Bank in 2006, और ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था 4 components के थ्रू। ICAR एक कैटलिस्ट के फॉर्म में काम कर रहा था इन द मैनेजमेंट ऑफ चेंज इन इंडियन नार्स, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम, research on production to consumption system through value chain approach, research on sustainable rural livelihood security including the sustainable land and ecosystem management, and basic and strategic research in frontier areas of agriculture science। तो ये 4 components पे ये रन कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ग्रीन इंडेक्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा डेवलप किया गया है? सो ग्रीन इंडेक्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय वर्ल्ड बैंक। इट वॉज लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन 2009, और ये पहला इको फ्रेंडली स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जो कि अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को टू ट्रैक द कार्बन एफिशिएंसी ऑफ द कंपनीज डूइंग बिजनेस इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। ठीक है, तो ये इंडेक्स लॉन्च किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2009 में, और ये पहला ग्रीन मतलब इको फ्रेंडली स्टॉक मार्केट इंडेक्स रिलीज़ किया था। तो पहला, अगर स्टैटिक क्वेश्चन में ये भी आता है कहीं कि पहला इको फ्रेंडली स्टॉक मार्केट इंडेक्स कब लॉन्च किया गया था, सो इट वाज 2009। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? वर्ल्ड बैंक। और ये अलाउ करता है द इन्वेस्टर्स टू ट्रैक द कार्बन एफिशिएंसी ऑफ द कंपनीज डूइंग बिजनेस इन द इमर्जिंग इकोनॉमीज। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द वर्ल्ड बैंक? अब वर्ल्ड बैंक के हिस्से क्या क्या हैं? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इन्होंने। IBRD, IFC दैट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो देखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑल टुगेदर एक डिफरेंट बॉडी है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो 5 ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट इज़ IBRD दैट इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये 1944 में बना था। ठीक है,
उसके बाद आता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो 1956 में बना था. देन कम्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो 1960 में बना था. उसके बाद आता है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा. मीगा बना था 1988 में. और फिर आता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन के बाद बना था ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स 1966 में. और लास्ट में बनाया गया था 1988 में मीगा, दैट इज़ मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी. ठीक है, इसको आप 3-4 बार पढ़िए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट फॉर ओनली प्रीलिम्स. आपको भी पता होना चाहिए वर्ल्ड बैंक के 5 ऑर्गेनाइजेशन सिंपली. ठीक है, ये आपके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब में काम देने वाले हैं. सो दिस इज़ अ बेस ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब हम पढ़ने बैठते हैं. तो IBRD 1944, दैट इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. उसके बाद बनता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन 1956 में. इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 1960. इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स 1966. तो सारे इंटरनेशनल वाले जो हैं उनका तो आपको क्रोनोलॉजी याद कर लीजिए. रिकन्स्ट्रक्शन के लिए 44 में था, 44 में. उसके बाद फाइनेंस दिया इन्होंने 56 में. उसके फाइनेंस मिलने के बाद क्या होगा, डेवलपमेंट होगा. डेवलपमेंट होता है 1960 में. और डेवलपमेंट के बाद क्या होता है कि कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह अराइज होते हैं तो उनके सेटलमेंट के लिए एक सेंटर मतलब एक बॉडी बनाई जाती है 66 में. और देखिए फिर लास्ट में जो अलग से ऑड वन आउट है मीगा, वो शुरू हो रहा है लास्ट, वो स्टार्ट होता है 1988 में, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी. ठीक है, तो ये 5 जो हैं ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आते हैं. द वर्ल्ड बैंक वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? सो इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1945. World Bank Group was created at 1944 Bretton Woods Conference, United Nations Monetary and Financial Conference, along with IMF. तो ये along with IMF World Bank भी create होता था to insist, but its governing document and membership became effective from 27 December. लेकिन फोर्स में आया या फिर बोल सकते हैं इफेक्टिव कब से हुआ? 27 दिसंबर 1945 से. The headquarters of the World Bank is located in Washington DC. हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वॉशिंगटन. Which of the following World Bank affiliates provides assistance for poverty alleviation to the world's poorest countries? तो ये poverty alleviation के लिए क्या होगा, मतलब क्या ज़रूरत है? डेवलपमेंट की ज़रूरत है. तो डेवलपमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा, और ये बना था 1960 में. So IDA was established on 24 September 1960. It is a member of the World Bank which offers concessional loans and grants to the world's poorest countries. IDA aims to reduce the poverty by providing zero to low interest loans और grants भी ये प्रोवाइड करता है फॉर द प्रोग्राम्स जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करें या फिर इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करें. साथ ही साथ लोगों की जो लिविंग कंडीशंस हैं उनको भी इम्प्रूव किया जा सके. Regarding the International Monetary Fund, which of the following statement is correct? So, it can grant loans to any country. IMF के बारे में आपको बताना है कि क्या सही है. किसी भी कंट्री को लोन दे सकते हैं. सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ को लोन देंगे. इट कैन ग्रांट लोन्स ओनली टू द डेवलप्ड कंट्रीज़. इट कैन ग्रांट लोन्स ओनली टू द मेंबर कंट्रीज़. सिर्फ अपने मेंबर कंट्रीज़ को देंगे. या फिर इट कैन ग्रांट लोन्स टू द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री. तो देखिए ये लोन्स देते हैं अपने मेंबर्स को. ठीक है, अब वो डेवलप्ड हो या कुछ भी हो, ये लोन प्रोवाइड किया जाता है मेंबर्स के द्वारा. सो IMF जो है वो कंसीव हुआ था जुलाई 1944 में एट द यूनाइटेड नेशंस ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इन न्यू हैम्पशायर US. फॉर्मली क्रिएट किया गया 27 दिसंबर 1945 को. IMF's फंडामेंटल मिशन इज़ टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम. ये 3 तरीके से करता है. कीपिंग ट्रैक ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी एंड द इकोनॉमीज ऑफ द मेंबर कंट्रीज, लेंडिंग टू द मेंबर कंट्रीज विद बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज एंड गिविंग द प्रैक्टिकल हेल्प टू मेंबर्स. ठीक है, तो 3 तरीके से करेगा. ट्रैक रखता है ग्लोबल इकोनॉमी का एंड द इकोनॉमीज ऑफ द मेंबर कंट्रीज. साथ ही साथ इट इज़ लीडिंग टू मेंबर कंट्रीज विद बैलेंस ऑफ पेमेंट, लेंडिंग मेंबर कंट्रीज टू बैलेंस ऑफ पेमेंट जिनका है उनको लेंड करते हैं और प्रैक्टिकल हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबर्स को. IMF loans are meant to help member countries tackle balance of payment problems, stabilize their economies, and restore sustainable economic growth. Any member country, whether rich, middle income, or poor, can turn to IMF for financing it. Has a balance of payments need. At present, IMF के पास 190 countries as a member countries हैं.
ठीक है, तो किसी को भी दे सकता, मतलब कहने का मतलब है मेंबर कंट्रीज़ को ही देगा। तीन वजह से दे सकता है, इन तीन फॉर्म्स में दे सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं अगर वो डेवलपिंग हैं तभी देना है या डेवलप्ड हैं तभी देना है। तो जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको वो दे सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ IMF is to help to solve the balance of payment problems of the member countries. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स जो मेंबर कंट्रीज़ में राइज होती है वो इनका काम है। मेन जो फंक्शन है IMF का, दैट इज़ टू प्रोवाइड लोन्स फॉर द to solve the balance of payment problems of the member countries. IMF can be used for which of the following purpose? Project for economic development meant to meet the temporary needs of the deficits and balance of payment. Increase the gold reserves of central bank and capital formation for industrial growth. तो आपको पता चल चुका है अब तक कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिसिट अगर हो जाती है किसी भी कंट्री में तो IMF इज़ द एजेंसी जो प्रायरली जाके हेल्प करती है। देखिए ये जो क्राइसिस रेजोल्यूशन रोल है IMF का अबाउट दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो कोर है IMF लैंडिंग का। IMF कोई डेवलपमेंट बैंक नहीं है, अनलाइक द वर्ल्ड बैंक एंड अदर डेवलपिंग एजेंसी। इट डज़ नॉट फाइनेंस द प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। तो कोई प्रोजेक्ट भी फाइनेंस नहीं कर रहा है IMF, करता है। इट बेसिकली हेल्प्स। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से क्या क्या बने थे? तो IMF बना था और IBRD, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस और WTO, ये नहीं। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस ऑफिशियली इसको यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है। ये इट वॉज अ गैदरिंग ऑफ डेलीगेट्स फ्रॉम 44 नेशंस जो कि जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड में मिले थे। इट इज़ अ प्लेस इन न्यू हैम्पशायर USA एंड दे मेट टू एग्री अपॉन अ सीरीज ऑफ न्यू रूल्स फॉर द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कुछ नए रूल्स किस तरीके से दोबारा से मॉनेटरी सिस्टम को डेवलप किया जाए, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात हुई। दो मेजर अकम्पलिशमेंट जो कॉन्फ्रेंस के थे वो थे IMF और IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, या फिर इसको वर्ल्ड बैंक भी बोलेंगे बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट ओनली। IBRD सबसे पहले बना था। IMF एंड IBRD को ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी बोलते हैं बिकॉज दे बोथ आर सेट अप अंडर द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। Which one of the following body is not associated with Bretton Woods institution? World Bank, United Nations, World Trade Organization, IMF। तो देखिए दो ही थे, IMF थे और वर्ल्ड बैंक दोनों थे। अब नॉट एसोसिएटेड में तो ये दोनों आ जाएंगे बिकॉज IBRD दैट इज़ वर्ल्ड बैंक और IMF ये दो इसमें आए थे। How is United Nations Monetary and Financial Conference wherein the agreements were signed to set up IBRD, GATT and IMF commonly known? So देखिए जो एग्रीमेंट साइन हुआ था 1944 में यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे, दैट इज़ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। इसमें दो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशंस बने थे, IMF और IBRD। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गैट ये साइन हुआ था, नहीं हुआ था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में, ये साइन हुआ था 1947 में। 23 नेशंस मिले जेनेवा में और इन्होंने 30 अक्टूबर 1947 को साइन किया। हाउएवर द ओरिजिन ऑफ गेट कैन बी ट्रेस टू द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस वेयर द डेलीगेट्स आल्सो रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री इंस्टीट्यूशन टू बी नोन एज द इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक थर्ड लेग ऑफ द सिस्टम की तरह ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है, तो इसलिए इसमें स्टार आंसर दे रहे हैं बिकॉज दोनों ही ऑप्शन इसमें बेसिकली ब्रेटन वुड्स के बारे में इसमें पूछा था। तो why the star has been given? Okay, GATT was not signed in ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो हालांकि इसका ट्रेस किया जा सकता है इसका ओरिजिन ब्रेटन वुड्स से, लेकिन साइन नहीं हुआ था उस समय पे। तो साइन तो IMF और IBRD ही हुए थे। अंडर विच एग्रीमेंट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वॉज स्टेब्लिश? तो IMF स्टेब्लिश हुआ था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में 27 दिसंबर 1945 को। एट प्रेजेंट हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ IMF? तो 190 कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ IMF।
1945 में ये बनाया गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एट प्रेजेंट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 190 कंट्रीज working to foster global monetary cooperation, secure the financial stability, facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic growth, and reduce poverty around the world. It is to be noted that Principality of Andorra becomes IMF's 190th member in October 2020. तो 190 जो मेंबर है 190th मेंबर जो है वो है एंडोरा, प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा. When did India become a member of International Monetary Fund? इंडिया बनता है 1945 में. सो फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था among the IMF and World Bank. India is the became the member of IMF and the World Bank on 27 December 1945. Principality of Andorra 190th member बना 2020 में. India became a member of International Monetary Fund in, तो 1945 में बन गया था, ऑप्शंस में नहीं है. गोल्ड ट्रांच या फिर रिजर्व ट्रांच जिसको बोलते हैं, इट रेफर्स टू, क्या होता है गोल्ड ट्रांच? तो गोल्ड ट्रांच का मतलब होता है कि क्रेडिट सिस्टम विच इज़ ग्रांटेड बाय IMF टू इट्स मेंबर्स. क्रेडिट सिस्टम जो IMF अपने मेंबर्स को देता है उसको बोलते हैं गोल्ड ट्रांच या रिजर्व ट्रांच. जो रिजर्व ट्रांच होता है इट रिप्रेजेंट्स द मेंबर्स अनकंडीशनल ड्रॉइंग राइट ऑन द IMF. ठीक है, तो रिजर्व ट्रांच मतलब क्या रिजर्व करता है कि भाई कोई विदाउट एनी कंडीशन यू कैन ड्रॉ योर राइट्स ऑन द IMF क्रिएटेड बाय फॉरेन एक्सचेंज पोर्शन ऑफ द कोटा सब्सक्रिप्शन. एक तो हो गया कोटा सब्सक्रिप्शन, जो भी फॉरेन एक्सचेंज का पोर्शन आपने दिया है उसके हिसाब से, प्लस इंक्रीज या फिर डिक्रीज थ्रू IMF सेल, मतलब कि रीपर्चेज जब कर रहा है तो उसके हिसाब से भी इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है. To meet the demand for the use of IMF resources by other members in need of balance of payment financing or in need of balance of payment financing. ठीक है, तो जो रिजर्व ट्रांच है बेसिकली क्या होता है, एक इमरजेंसी अकाउंट होता है जो कि IMF के मेंबर्स के पास रहता है हमेशा, और वो उसको किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एग्रीइंग टू द कंडीशन ऑफ पेइंग अ सर्विस फी. तो उस समय कोई कंडीशन लागू नहीं होगी, ना ही कोई सर्विस फी आपको देनी पड़ेगी. इनिशियली मेंबर नेशंस रिजर्व ट्रांच आर नॉर्मली 25% ऑफ देयर कोटा. तो इनिशियली जो रिजर्व ट्रांच था वो था कि जो भी उनका कोटा था उसका 25% वो जमा करेंगे, तो इनको रिजर्व बेसिकली ये ट्रांच मिल जाएगा. हाउएवर the reserve tranche position RTP can change according to any lending and IMF does with its holding of the member's currency. And it is to be noted that prior to 1970 the reserve tranche was paid in, which was non-interest bearing and known as gold tranche. तो 1978 से पहले जो रिजर्व ट्रेंच था वो पे किया जाता था नॉन इंटरेस्ट बियरिंग के फॉर्म में, और उसको गोल्ड ट्रेंच बोलते थे. ठीक है, तो बेसिकली रिजर्व ट्रेंच का मतलब ये हुआ कि अगर कोई अनकंडीशनल सिचुएशन आ जाती है, सॉरी अनडिफाइंड सिचुएशन आ जाती है, आपको इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो जो मेंबर कंट्री है वो अपना वहाँ से राइट्स को ड्रॉ कर सकता है विदाउट एनी कंडीशंस अप्लाइड. ठीक है, नेक्स्ट द टर्म पेपर गोल्ड रेफर्स टू. पेपर गोल्ड का मतलब क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ IMF. तो SDR जो हमने देखा दैट इज़ द पेपर गोल्ड. So term paper gold was refers to special drawing rights of IMF. This SDR is an international reserve asset that member countries can add to their foreign currency and gold reserves and use for payments requiring foreign exchange. It refers to the assets transferred by IMF to its member countries as lending. It is the currency of the IMF and due to its acceptability, it is referred to as paper gold. The term paper gold means again special drawing rights. Recently, which of the following currencies has been proposed to be added to the basket of IMF's SDR? अभी रिसेंटली बोल रहे हैं 2016, तो उस समय रेनिम्बी को ज्वाइन किया गया, ऐड किया गया था. सो रूबल, रैंड, इंडियन रुपी और रेनिम्बी. सो रेनिम्बी, यार I cannot spell this out. Not spell. I cannot pronounce this out. It's renminbi or renminbi. Okay. सो SDR एक इंटरनेशनल रिजर्व असेट है. IMF ने इसको क्रिएट किया, 1969 में बनाया गया. IMF 1944 में बना टू सप्लीमेंट इट्स मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व्स. SDR इनिशियली डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, बट ब्रेटन वुड सिस्टम के कोलैप्स के बाद 1973 में उसको रीडिफाइन किया गया एज अ बास्केट ऑफ करेंसीज. ठीक है, सो
द एस टी आर बास्केट इज़ रिव्यूड एवरी 5 years, तो हर 5 साल में उस बास्केट को रिव्यू किया जाता है या फिर एज अर्ली वारंटेड. And during the review concluded in November 2015, IMF's executive board decided that Chinese renminbi, that is RMB yuan, met the criteria for SDR basket. तो तब उन्होंने पाया कि जो चाइनीज़ renminbi है उसने SDR मार्केट का बेसिक बास्केट का क्राइटेरिया एक्सेप्ट किया. ठीक है, मतलब इट मेट द क्राइटेरिया कि भाई नाउ इट इज़ एलिजिबल टू बी द मेंबर फॉर द इंक्लूजन. तो इस डिसीजन के लिए फॉलोइंग दिस डिसीजन द चाइनीज रेनिम्बी जॉइन द US डॉलर, यूरो, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड. तो अभी जो SDR बास्केट में है वो क्या क्या है? US डॉलर है, देन यूरो है, जापानीज येन है, ब्रिटिश पाउंड है, और अब क्या हो गया है? रेनिम्बी हो गया है. सो एशिया से दो करेंसीज जो हैं, जापानीज येन और चाइना की रेनिम्बी. इट इज़ टू बी नोटेड दैट इन मार्च 2021 द एग्जीक्यूटिव बोर्ड delayed the next review of SDR and valuation basket to July 31, 2022, effectively resetting the 5-year cycle of SDR valuation reserves. Okay. Next, which of the following organization brings out the publication known as World Economic Outlook? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन रिलीज़ करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज़ की जाती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा. द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज़ पब्लिश बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. यूजुअली ये पब्लिश की जाती है दो पार्ट में, ट्वाइस एंड पार्टली अपडेटेड 2 times a year. तो 2 बार इसको अपडेट किया जाता है. ह्यूमन रिपोर्ट डेवलपमेंट पब्लिश करता है UNDP, एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक. Global Competitiveness Report is released by World Economic Forum. Global Finance System Stability Report. So Global Finance System Stability Report is prepared by, कौन इसको प्रिपेयर करता है? So it is prepared by IMF. रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है अगेन 2 बार साल में, अप्रैल और अक्टूबर. The report provides an assessment of global financial system and markets. Also, it addresses emerging market financing in a global context. It focuses on current market conditions, highlighting the systematic issues that could pose a risk to financial stability and sustained market access by emerging market borrowers. ठीक है. नेक्स्ट, अक्टूबर 2018 में which economist has been appointed as economic counselor and director of IMF's research department? तो ये थे गीता गोपीनाथ. ठीक है. सो अक्टूबर 2018 में गीता गोपीनाथ जी को अपॉइंट किया गया था एज इकोनॉमिक काउंसलर एंड डायरेक्टर ऑफ IMF's रिसर्च डिपार्टमेंट. इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की गीता गोपीनाथ. शी वॉज अपॉइंटेड एज इकोनॉमिक काउंसलर एंड डायरेक्टर ऑफ द IMF's रिसर्च डिपार्टमेंट in October 2018. She assumed office on 1st January 2019. At present, she is the first Deputy Managing Director since 21 January 2022 of the IMF. The main security guard of international trade is, so ये है WTO. WTO एक मेन सिक्योरिटी गार्ड है इंटरनेशनल ट्रेड का. WTO लार्जेस्ट इंटरगवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया का, एंड इट इज़ कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन द नेशंस. WTO ऑफिशियली कमेंस हुआ था 1 जनवरी 1995 में अंडर द मराकेश एग्रीमेंट विच वॉज साइन ऑन 15 अप्रैल 1994, एंड इसने रिप्लेस कर दिया था GATT को, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड. नेक्स्ट, WTO इज अ पार्ट ऑफ IMF, a part of UNO, an American trade organization, या फिर an international trade organization which is established by the members of GATT. So the last one, D, is correct. International trade organization है ये, established by the members of GATT. Earlier name of WTO was GATT, General Agreement on Tariffs and Trade. The headquarters of WTO is situated at, हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं WTO के? तो ये है जिनेवा में. सो स्विट्जरलैंड. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑफ WTO हेल्ड इन December 1999 was unsuccessful because it attempted to link trade with
तो मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो थी WTO की विच वॉज हेल्ड इन 99 वॉज अनसक्सेसफुल. क्यों? बिकॉज इट अटेम्प्टेड टू लिंक ट्रेड विद लेबर रिलेटेड इशूज़, environmental related issues, terrorism related issues या debt related issues. तो इसमें दो issues के बारे में बात हुई थी, लेबर रिलेटेड और environment related. थर्ड मिनिस्ट्रियल मीटिंग WTO की हुई थी सियाटल वाशिंगटन में 1999 में. दो मेन इकोनॉमिक पावर्स कॉन्फ्रेंस में थे, यूरोपियन यूनियन और USA, और दोनों ही ने दे बोथ पुट फॉरवर्ड द प्रपोजल फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी फ्यूचर development of labor standards and environment related issues. डेवलपिंग कंट्रीज अपोज द इंट्रोडक्शन. तो डेवलपिंग कंट्रीज़ ने ये जो लिंकेजेस थे लेबर या एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स पे, उसको अपोज किया. इंस्टेड दे वांटेड एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड कमिटमेंट्स टू बी इम्प्लीमेंटेड. उन्होंने बोला भाई जो चल रहा है उसको चलने दो, वी आर नॉट, बिकॉज वी आर इन डेवलपिंग स्टेज. और अब आप बहुत सारे सेंक्शंस लगा दोगे तो हमारी कंट्री तो डेवलपिंग के जो कॉन्सेप्ट है उससे निकल नहीं पाएगी. सो इंस्टेड दे वांटेड एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स ऑन कमिटमेंट टू बी इम्प्लीमेंटेड. सो इस इशू पे एंड सम अदर कंट्रोवर्शियल एरियाज सच एज एग्रीकल्चर, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेलीगेट्स एडमिटेड फेलियर टू एग्री ऑन द एजेंडा एंड नेगोशिएशन क्या होता है, कोलैप्स हो जाता है. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट्स reached in 1996 ministerial conference of WTO refers to. So it refers to commerce and information technology. The first WTO ministerial conference was held in Singapore 9 to 13 December 1996. The conference was the first since WTO entered into force on 1st January 1995. और इस कॉन्फ्रेंस में जो मेंबर स्टेट्स होते थे दे साइंड एन एग्रीमेंट ऑन द एक्सपेंशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स. बिसाइड्स दिस जो कॉन्फ्रेंस था इसने 4 परमानेंट वर्किंग ग्रुप्स भी इस्टेब्लिश किए थे. ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड कॉम्पिटिशन, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एंड ट्रेड फैसिलिटेशन. तो ये जो हैं 4 परमानेंट ग्रुप्स भी इसमें इस्टेब्लिश किए गए थे. ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड कॉम्पिटिशन, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंटल प्रोक्योरमेंट एंड ट्रेड फैसिलिटेशन. दोहा जहाँ पे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ था, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये नवंबर 2001 में दोहा में हुआ था और दोहा कतर में है. एट दिस कॉन्फ्रेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम ऑल WTO मेंबर्स इन्होंने एक दोहा डेवलपमेंट एजेंडा लॉन्च किया था विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दोहा डेवलपमेंट एजेंडा while 12th ministerial meeting conference of the World Trade Organization was scheduled to take place from 8 to 11 June 2020 नूर सुल्तान कजाकिस्तान, बट पोस्टपोन हो गई थी COVID-19 की वजह से एंड इट विल टेक प्लेस ड्यूरिंग द वीक ऑफ 13th जून. तो ये फिर बाद में इसके बाद होती है 2022 में जेनेवा में, स्विट्ज़रलैंड. एज रिगार्ड्स द यूज़ ऑफ इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड एज रेफरेंस पॉइंट फॉर द डिस्प्यूट सेटलमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज WTO कोलैबोरेट विद? तो WTO जो है इंटरनेशनल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स के रेफरेंस पॉइंट से WTO कोलैबोरेट हुआ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के साथ. ये बना था 1963 में फाओ एंड WHO के द्वारा टू डेवलप द फूड स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस एंड related text such as codes of practice under the joint FAO WHO food standard program. मेन पर्पज़ इसका क्या था? तो प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर्स एंड इंश्योरिंग द फेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन द फूड ट्रेड एंड प्रमोटिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द फूड स्टैंडर्ड्स वर्क अंडरटेकन बाय द इंटरनेशनल गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वर द एम्स बिहाइंड द सेटिंग अप ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाने के पीछे क्या बेसिकली जो थॉट रहा, एम था? तो फ्री ट्रेड प्रोवाइड करना एंड रिसोर्स फ्लोज अक्रॉस द कंट्रीज, प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPRs को प्रोटेक्ट करना, मैनेजिंग द बैलेंस ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज एंड प्रमोशन ऑफ ट्रेड बिटवीन द फॉर्मर ईस्ट ब्लॉक कंट्रीज एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. तो आंसर है इसके सारे ही इसके एम थे. 1 2 3 4 इज द आंसर. ठीक है. The World Trade Organization was established in 1995. As
प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पास्कल लेमी वॉज रिप्लेस्ड बाय, देखिए उस समय रॉबर्ट एजेवेदो बने थे, अभी डॉक्टर नागोजी ओकोंजा इवेला ये पहली विमेन है एंड द फर्स्ट अफ्रीकन डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ। इनका टर्म रिन्यूएबल है, विल एक्सपायर ऑन 31 मई 2005, तो 2025 में एक्सपायर हो जाएगा इनका टर्म। एंड इनका नाम क्या है? नागोजी ओकांजा इवेला। तो रॉबर्ट एजेवेदो जो ब्राज़ील के थे, ये 6 डायरेक्टर जनरल बने थे 2013 में। 2017 में फिर ये सेकेंड टर्म में डायरेक्टर जनरल बनते हैं। डब्ल्यूटीओ मेंबर्स मेड हिस्ट्री ऑन 15 फरवरी 2021 जब जनरल काउंसिल एग्रीड ऑन कंसेंसस to select Ngozi Okonjo-Iweala of Nigeria as the ऑर्गेनाइजेशन 7th डायरेक्टर जनरल। ठीक है, तो ये क्या था कि फ्रॉम अफ्रीकन साइड और पहली विमेन भी ये बनी, बिकेम द फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ। और इनका टर्म अब चलेगा 31 मई 2025 तक, 31 मई 2025। इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर, तो इंडिया कब मेंबर बनता है? 95 में बनता है। India has been a World Trade Organization since 1st January 1995 and a member of GATT since 8th July 1948. WTO में 164 मेंबर्स हैं, 25 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स हैं। जुलाई 2016 सॉरी 29 जुलाई 2016 से अफगानिस्तान 164th मेंबर बना फॉर दिस डब्ल्यूटीओ। कब बना था? 29 जुलाई 2016 को। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली ज्वाइंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज 147th मेंबर? ये पुराना क्वेश्चन है, 2003 में नेपाल बन गया था 147th मेंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ? सो सर्बिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ। सर्बिया ऑब्जर्वर स्टेटस रखती है डब्ल्यूटीओ में। वॉट इज़ नॉट ट्रू अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? ये स्टेब्लिश हुआ 1 जनवरी 1995 को। इट एनकरेजेस द ट्रेड अमंग मेंबर कंट्रीज। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम उरुग्वे राउंड ऑफ मल्टीनेटरल ट्रेड एग्रीमेंट एंड इट हैज़ ब्रॉट लिबरलाइजेशन इन ट्रेड। तो ये लिबरलाइजेशन ट्रेड में लेकर आया। सो इट इज़ नॉट ट्रू अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन कि इसकी वजह से लिबरलाइजेशन आया। स्टेब्लिश होता है 1 जनवरी 95 को। ट्रेड करने के लिए इनक्रेज करता है मेंबर कंट्रीज़ जो भी हैं इसकी 164, और उरुग्वे राउंड ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट से ये ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश हुआ था। सो रेगुलेट करने के लिए आया था ये ट्रेड अमंग द मेंबर कंट्रीज। उरुग्वे राउंड 1986 से 93 तक चला। 8th राउंड था ये मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन का विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ गैट, जिसकी वजह से बनता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एंड वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डब्ल्यूटीओ इज टू ब्रिंग लिबरलाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड, but it is still far away to achieve multilateral trade liberalization. The failure of Doha round virtually halted multilateral trade liberalization for years to come. ठीक. Next, the central issue in Doha round of talks of World Trade Organization was. So central issue क्या था? Central issue था issue related to agriculture. ठीक है, तो लेटेस्ट मतलब उस समय जो हुआ था उस समय इशू एग्रीकल्चर से रिलेटेड इशू बहुत इंपॉर्टेंट था, और पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द मेन 3 पिलर्स ऑफ द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर अंडर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? इज़ नॉट इंक्लूडेड की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या इंक्लूडेड नहीं? एंटी डंपिंग और कंपनसेटरी ड्यूटीज़ इंक्लूडेड नहीं है। बाकी मार्केट एक्सेस, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिशन, डोमेस्टिक सपोर्ट, ये सब इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो 3 पिलर पे बना है, मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिशन। The difference of government minimum support price and market price which is paid directly to farmers under WTO is called. So इसको बोला जाता है ब्लू बॉक्स सब्सिडीज़। ठीक है, गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है जो कि डायरेक्टली फार्मर्स को दिया जाता है अंडर द WTO, दिस इज कॉल्ड ब्लू बॉक्स सब्सिडीज़। सो WTO की टर्मिनोलॉजी में सब्सिडीज़ इन जनरल आर आइडेंटिफाइड बाय द बॉक्सेस, जिनको अलग अलग नाम कलर दिया जाता है। ग्रीन ट्रैफिक लाइट्स का कलर है, 3 कलर। ग्रीन दैट इज़ परमिटेड, अम्बर दैट इज़ स्लो डाउन, नीड टू बी रिड्यूस्ड, एंड रेड दैट इज़ फॉरबिडन। सो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हैज़ नो रेड बॉक्स। AOA में कोई रेड बॉक्स नहीं है, इसमें सिर्फ ग्रीन बॉक्स, अम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स है। ठीक है,
ऑलराइट, सो डब्ल्यूटीओ की टर्मिनोलॉजी में तो तीन किया, ग्रीन, अम्बर और रेड, जबकि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में रेड नहीं है, ग्रीन, अम्बर और ब्लू बॉक्स है। सब्सिडीज़ जो कि ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकती, नहीं करती हैं, या फिर बहुत ही कम मिनिमम डिस्टॉर्शन हो सकता है, उनको ग्रीन बॉक्स में रखते हैं और वो परमिटेड होती हैं। डायरेक्ट इनकम सपोर्ट फॉर फार्मर्स, जो कि विच आर नॉट रिलेटेड टू करेंट प्रोडक्शन लेवल ऑफ प्राइजेस, ठीक है, एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, रिसर्च फंडिंग, फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, पेस्ट डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम्स एट्सेट्रा, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर्स कंसीडर टू डिस्टॉर्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड विथ सम एक्सेप्शंस फॉल इनटू द अम्बर बॉक्स। इसमें क्या क्या आएगा? इट मेजर्स टू सपोर्ट द प्राइजेज, ठीक है, तो डोमेस्टिक मेजर का जो सपोर्ट मेजर्स होते हैं वो डिस्टॉर्ट कर सकते हैं प्रोडक्शन को और ट्रेड को, ठीक है, तो ये किस में आते हैं? अंबर बॉक्स में आते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? सपोर्ट प्राइजेस देना, सब्सिडी देना जो डायरेक्टली प्रोडक्शन क्वालिटी से रिलेटेड है। तो ये दी सपोर्ट्स आर सब्जेक्ट टू लिमिट्स। तो जनरली 5% एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए 10% ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ब्लू बॉक्स इज़ द अंबर बॉक्स विद कंडीशन। तो ब्लू बॉक्स भी अंबर बॉक्स की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस भी अप्लाइड होती हैं। कंडीशंस डिज़ाइन टू रिड्यूस द डिस्टॉर्शन। अब ये कंडीशंस किस लिए लगाई गई हैं? जिससे कि जो डिस्टॉर्शन हो रहा है इन सब्सिडीज़ की वजह से वो कम हो सके। सो इंक्लूडेड इन द ब्लू बॉक्स आर एनी सपोर्ट पेमेंट्स दैट आर नॉट सब्जेक्ट टू अंबर बॉक्स बिकॉज दे आर डायरेक्ट पेमेंट्स अंडर अ प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम। ब्लू बॉक्स कैटेगरी में इंक्लूड होने के लिए डायरेक्ट पेमेंट्स जो हैं दे मस्ट मेड ऑन अ फिक्स्ड एरियाज़। तो ब्लू बॉक्स में इंक्लूड होने के लिए जो डायरेक्ट पेमेंट्स हैं वो फिक्स्ड एरियाज़ में लगाने पड़ेंगे एंड ईल्ड्स और पेमेंट्स मस्ट बी मेड ऑन 85% और लेस ऑफ द बेस लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अभी की बात करें तो कोई लिमिट्स नहीं है स्पेंडिंग में ऑन ब्लू बॉक्स सब्सिडीज़। इंडिया का मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम जो है वो अंबर बॉक्स में आता है, विच इज़ सब्जेक्ट टू लिमिट ऑफ 10% एंड इट इज़ फ्रिक्वेंटली कम अंडर WTO स्कैनर। नीति आयोग ने सजेस्ट किया था प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट PDP सिस्टम, जिससे कि जो गैप्स हैं MSP में उसको मतलब फिल किया जा सके। PDP सिस्टम में क्या होता है? फार्मर्स आर प्रपोज टू बी कॉम्पनसेटेड फॉर द पार्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट अनाउंस्ड MSP एंड ऑफ द सिलेक्टेड क्रॉप एंड देयर एक्चुअल प्राइस। तो PDP में ये था कि भाई जो बीच का जो पार्ट है उससे हेल्प कर दिया जाएगा फार्मर्स को एंड वो डायरेक्टली जाएगा फार्मर के बैंक अकाउंट में DBT के थ्रू इन द फार्मर्स Aadhaar linked bank account and it will fall under WTO blue box which has no cap at present. In the context of which of the following do you sometimes find the terms amber, blue and green box in the news? So it is in WTO affairs. In the context of affairs of which of the following is the phrase special safeguard mechanism mentioned in the news frequently? So World Trade Organization. In the context of affairs of which of the following is the phrase special safeguard mechanism? Okay, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म किसके लिए मेंशन किया जाता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक टूल है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का विच अलाउज द डेवलपिंग कंट्रीज़ कि भाई आप अपना कैपिटल रेज टू रेज टेरिफ्स टेम्परेली। तो अब टेम्परेली आप अपने टेरिफ्स को रेज करो जिससे कि जो इम्पोर्ट सर्जेस हैं या जो प्राइजेज हैं वो गिर जाएँ। It is a special protection mechanism for developing countries that allows them to raise tariffs on agricultural imports that are injurious to domestic farmers. Next is most favored nation MFN clause under the GATT, that is General Agreement on Tariffs and Trade, implies, तो देखिए वो इम्प्लाई करता है मोस्ट फेवर टू ऑल कंट्रीज। मोस्ट फेवर्ड नेशन मतलब मोस्ट फेवर टू ऑल कंट्रीज। So a most favored nation clause requires a country to provide any concession, privilege or immunities granted to one nation in a safeguard agreement to all other WTO member countries, although its name implies favoritism. तो इसके मतलब favoritism तो show करेंगे towards another nation. It denotes equal treatment of all countries. तो ये बोल रहे हैं कि नेम में तो ऐसा लग रहा है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन मतलब कि वो फेवरेटिज्म शो कर रहे हैं, बट है क्या यहाँ पे इशू कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं मतलब इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, चाहे मोस्ट फेवर्ड नेशन है चाहे वो कोई और आपने टैग दे रखा है। द इक्वल treatment to all the countries would be given. The members of WTO agree to the accord of most favored nation status to each other. However, exceptions allow for preferential treatment of developing countries, regional free trade and custom
यूनियंस, ठीक है। तो नाम भले ही मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया हुआ है, इसमें क्या होता है, इट रिक्वायर्स अ कंट्री टू प्रोवाइड एनी कंसेशन, प्रिविलेज और इम्यूनिटीज ग्रांटेड टू वन नेशन इन ट्रेड एग्रीमेंट टू ऑल अदर WTO मेंबर कंट्रीज। तो भाई किसी एक को दोगे तो सबको देना होगा, तो फेवरेटिज्म तो नहीं चलेगा, वॉट एवर इज गिवन इट इज़ गिवन टू एवरी वन। GATT stands for General Agreement on Tariffs and Trade. When and where was the office of GATT established? So ये establish हुआ था जेनेवा में 1948 में। डंकल प्रपोजल इज रिलेटेड टू, डंकल प्रपोजल किससे रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू IPR, सो राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। डंकल प्रपोजल, राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आर्थर डंकल्स ड्राफ्ट ट्रीटी फॉर द उरुग्वे राउंड ऑफ गेट was presented in December 1991. In this round of talks, the GATT ambit was being expanded to cover not only trade in goods but also trade in the services, trade related intellectual property rights and trade related investment measures. तो GATS, उसके अलावा ट्रिप्स और ट्रिम्स तीनों ही इसमें आ जाएंगे। The name of Arthur Dunkel is related to GATT. Arthur Dunkel was the Director General of GATT during the 1980 to 1993, and he was at the helm of the launch Uruguay round of multilateral negotiations in September 1986 and steered the multilateral trading system to the doorstep of what is now known as World Trade Organization. All right. फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द डंकल ड्राफ्ट इज और आर करेक्ट, कौन कौन से सही हैं। सो इट इज़ मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्सेप्ट ऑल इट्स प्रपोजल इन द सेक्टर्स in the field of agriculture. The main proposal is to cut agricultural subsidies. In the field of textile, it reiterates the operation of the multi-fiber agreement, and the proposal have already been accepted by the parliament. तो देखिए 1, 2 and 4 ये सही है। टेक्सटाइल के फील्ड्स में ट्रीटेड द ऑपरेशन ऑफ मल्टी फाइबर एग्रीमेंट, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल, डंकल did not reiterates the operation of the multi-fiber agreements. Instead of this agreement on textiles clothing was negotiated in Uruguay round, which replaced the agreement regarding the international trade in textiles or multi-fiber agreement of 1973. बाकी तीन स्टेटमेंट सही है। उरुग्वे राउंड पर्टेन्स टू, तो ये गैट में ही है ऑब्वियसली। ट्रिम स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। सो WTO एग्रीमेंट जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है द प्रेफरेंस ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स एंड देयर बाय इट एनेबल द इंटरनेशनल फर्म्स टू ऑपरेट मोर इजीली विद फॉरेन बैंक्स। दिस एग्रीमेंट negotiated during Uruguay round applies only to the measures that affect the goods in trade in goods, and recognizing that certain investment measures जो हैं उन पे कुछ restrictive या distorting effects हो सकते हैं, so it states that no member shall apply a measure that is prohibited by GATT Article 3, ठीक है। सो ये एक तरीके का लीगल मतलब प्रिंसिपल एग्रीमेंट है WTO ट्रेड ट्रीटी का, जो कि कंक्लूड हुआ था 94 में और फिर ये फोर्स में आता है 1995 में, ठीक है। ट्रिम्स इसमें है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ठीक। तो याद रखिएगा ये WTO एग्रीमेंट है जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है कि प्रेफरेंस ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स एंड देयर बाय इंटरनेशनल फर्म्स को इनेबल करता है कि वो मोर फ्रीली ऑपरेट कर सकें फॉरेन मार्केट्स में। With reference to trims, which of the following statement is or are correct? So quantitative restrictions on imports by foreign investors are prohibited. They apply to investment measures related to trade in both goods and services. They are not concerned with the regulation of foreign investment. So गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में नहीं है, आई गेस इन सर्विसेज में नहीं देते हैं शायद, इसको एक बार देखते हैं। They apply to investment measures related to trade in both goods and services. I think it is only in goods. Let's check. Answer है 1 and 3. That agreement on trade related investment measures recognizes that certain investment measures can restrict and distort the trade. तो ये बोलता है कि भाई कुछ measures ऐसे होते हैं जो कि trade को distort कर सकते हैं. So it states that WTO members may not apply any measure that discriminate against the foreign products or that leads to quantitative restrictions, जो कि दोनों ही वायलेटिव होते हैं WTO प्रिंसिपल्स के। सो देयरफॉर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड। तो स्टेटमेंट 1 तो हो जाता है करेक्ट। कवरेज ऑफ द एग्रीमेंट इज डिफाइंड इन आर्टिकल 1 विच स्टेट्स दैट एग्रीमेंट applies to investment measures related to made in goods only,
नॉट इन द सर्विसेज, तो स्टेटमेंट टू भी इनकरेक्ट हो जाता है. एंड एज एन एग्रीमेंट दैट इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग गेट डिस्क्रिप्शन डिसिप्लिन्स ऑन ट्रेड इन गुड्स, ट्रिम्स एग्रीमेंट जो है इट इज़ नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो स्टेटमेंट थ्री भी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, स्टेटमेंट थ्री क्या था कि दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो ये भी सही हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इंडिया ने रेटिफाई किया था ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ को. TFA इज अ पार्ट ऑफ WTO's बाली मिनिस्ट्रियल पैकेज ऑफ 2013 और ये फोर्स में आया था 2016 में. तो देखिए आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है. तो इंडिया ने रेटिफाई किया था न्यू ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट को 2016 में और ये कंक्लूड हुआ था WTO's 2013 बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में. TFA में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं फॉर एक्सपीडिंग द मूवमेंट, रिलीज एंड क्लियरेंस ऑफ द गुड्स इंक्लूडिंग द गुड्स इन ट्रांजिट. TFA would have to enter into force once 2/3 of the WTO memberships has formally accepted the agreement. India 76th WTO member है and to accept the TFA. WTO's TFA came into force in February 2017 after its ratification by 112 WTO member nations. ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 और 2. ये फोर्स में नहीं आया था, फोर्स में तो जो ये फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जो हुआ था वो हुआ था 2016 में. ऑलराइट, बेसिकली अप्रैल यहाँ पर इन्होंने जो बहुत ही क्लोज प्ले किया है दैट अप्रैल 2016 में आया था, बट यहाँ पे इन्होंने जनवरी 2016 दिया है. सो जनरली हम ईयर याद में रखते हैं, बट दे प्लेड ऑन दिस ऑन द मंथ्स. और IAS में ये क्वेश्चन पूछा गया, सो पूछा नहीं जाता है जनरली इस तरीके से इतना क्लोज, बट ओके. तो ये था हमारा आज का वीडियो. इतने क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट कर लिए. अब बाकी क्वेश्चन के लिए अभी 2 वीडियोज़ और हैं, उसमें हम कंप्लीट करेंगे. एंड विद दिस जो हमारा इकोनॉमिक्स का ये वाला चैप्टर है दैट वुड बी कम्प्लीटेड. ऑलराइट, सो होप यू आर रिवाइजिंग वेल, होप यू आर एंजॉइंग दिस. कभी कभी कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो थोड़े से बोर्डम में आ जाते हैं बिकॉज मोनोटनी एक बन जाती है, उसमें सेडेंट्री तरीके से पढ़ा जा रहा है. देखिए घटना चक्र में थोड़ा सा होता है ये इशू कभी कभी. सो पॉसिबली ये चैप्टर ख़त्म होते ही जो मिसलेनियस पोर्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा. सो वी विल बी डीलिंग अबाउट दैट. ऑलराइट, ओके, सो रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए. जय हिंद, जय भारत.